नमस्कार। खेल समय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में बहुत से खेल खेले जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से खेल खेले जाते हैं। कुछ खेल ऐसे हैं जो बहुत ही परंपरागत रूप से खेले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें जान का जोखिम रहता है और इन खेलों को साहसिक खेलों के रूप में देखा जाता है। ऐसा ही पानी से जुड़ा हुआ एक खेल है कैनो सलालम, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करता जा रहा है। और जो लोग चुनौतियों का सामना करने में घबराते नहीं हैं या चाहते हैं कि ज़िंदगी में उन्हें चुनौतियां मिलती रहें और उन चुनौतियों से वे हमेशा ही दो चार होते रहें, वो लोग इन खेलों में आते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में वैसे तो बहुत से खेल खेले जाते हैं, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में हमने इस खेल से जुड़े हुए दो ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। एक तो हैं अंतर्राष्ट्रीय कैनो सलालम के खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में एशियन कैनो सलालम चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते, और उनके साथ उनके कोच हैं कुलदीप सिंह कीर, जो मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं। और उनके स्टूडेंट रीना सेन आज उनके साथ हमारे स्टूडियो में हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे इस खेल के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रीना सेन आपका और कुलदीप जी आपका इस कार्यक्रम में। और रीना से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रीना, पहली बार आप किसी इंटरनेशनल इवेंट में खेलने गई और वहाँ पर 2 मेडल आपने जीते, तो इस उपलब्धि को किस तरह से आप बताना चाहेंगी? सर, पहले तो बहुत एक्साइटमेंट था कि अब नेशनल में ट्रायल हुआ, ट्रायल में सिलेक्शन लिया जी। उसके बाद जब हम लोग टीम जा रही थी तो फर्स्ट टाइम ये एक्साइटमेंट था कि अब किट मिले जल्दी से, इंडिया की जो किट होती है वो मिले। फिर वहाँ पे पहुँचे, फिर जब ट्रैक देखा, फर्स्ट टाइम मैंने आर्टिफिशियल कोर्स देखा था। जैसे इंडिया में तो नेचुरल है जो जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल कोर्स देखा। फिर उसमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि क्या है। फिर हमें 2 दिन मिले प्रैक्टिस के लिए जी। तो पहले दिन थोड़ा सा डर लग रहा था, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया कि ठीक है। फिर उसके अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो ऐसी तो होप नहीं थी कि मेडल लेकर जाऊंगी, बट फिर जब हिट्स हुई, 2 हिट्स होती है हमारे इसमें जी। फिर होता है सेमीफाइनल, तो दोनों हिट्स अच्छी गई मेरी। फिर मैंने नेक्स्ट डे सेमीफाइनल था और फाइनल भी उसी दिन था जी। फिर सेमीफाइनल हुआ, उसके बाद थोड़ा सा और सही लगा। फिर फाइनल होने के बाद भी ये पता नहीं था कि मेडल आ गया है। उसके बाद फिर सर ने ही बताया जब लिस्ट आई, तो खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा था। मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है ऐसा। फिर मेडल आया, फिर वहीं से मेरे पापा को कॉल किया, तो यहाँ पे भी घर पे मतलब बहुत अच्छा माहौल था घर पे, पूरे गांव में ढोल वोल भी बज रहे थे जी। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेडल लगने के बाद ये लग रहा था अब जल्दी से घर जाना है जी। तो ये थी रीना की एक छोटी सी कहानी। हालांकि जब आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो उसे बयां करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 2022 में ये इवेंट हुआ था जो पटाया में था, थाईलैंड में, और पहली बार रीना उस एशियन चैंपियनशिप में खेली थी या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा में खेली थी और पहले में ही इवेंट में 2 मेडल लेकर आई। बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपने नाम के साथ अर्जित की, हमारे देश के लिए अर्जित की, हमारे प्रदेश के लिए अर्जित की। और उनके साथ उनके कोच हैं कुलदीप सिंह कीर, जैसा मैं बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय टीम रिप्रेजेंट की, एशियन चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, ऐसे तमाम इवेंट्स में उन्होंने भाग लिया और अब कोचिंग फील्ड में आए हैं तो एक के बाद एक खिलाड़ियों को तराश रहे हैं। कुलदीप, आप किस तरह से देखते हैं रीना की इस उपलब्धि को? क्योंकि पहला इवेंट था, कोच की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब उसका कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे और वहां पहले ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हो। देखिए, ऐसा था कि काफ़ी छोटा कैरियर है अभी देखा जाए तो, क्योंकि बहुत 4 साल ही हुए। जब हम 2022 में गए थे तो लगभग 2 साल ही हुए थे जो मतलब टीम में, इंडिया टीम में सिलेक्शन लिया। फिर हम आगे बढ़ने के लिए इंटरनेशनल के लिए जब जा रहे थे नर्वसनेस थी काफ़ी, क्योंकि कोर्स पहली बार देखा था ऐसा जो आर्टिफिशियल था। तो जब चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी नर्वसनेस थी और काफ़ी पानी में जाकर स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पैडल नहीं लग रहे थे क्योंकि चेंजेस थी, काफ़ी सारे चेंजेस थी हर चीज़ में, खाने को लेकर, बैठने को लेकर, और पूरा जो माहौल था थोड़ा चेंजेस था। उमस ज़्यादा थी, गर्मी थी वहाँ पे। तो काफ़ी माइंड वॉश किया, काफ़ी पुशअप किया कि हम कर सकते हैं और यहाँ आए इसीलिए, तैयारी इतनी अच्छी है हमारी और हमने कठिन से कठिन वेव को क्रॉस किया है और अच्छे से अच्छे गेट को लेकर हमने क्लीन रन मारे, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हेड्स सेमीफाइनल होता चला गया तो वो
अपने आप ढलते गए और अच्छे से और अच्छा होता चला गया। फाइनल में जब लिस्ट निकल के आई, पेनाल्टी लगकर जब लास्ट में जब निकलती है, क्योंकि अनऑफिशियली था रिजल्ट पहले, जो हम मानते नहीं है, जब ऑफिशियली आया तब खिलाड़ियों को बाद में पता चलता है, पहले कोचों को पहले पता चल जाता है कि आपके इस इवेंट में ये मेडल आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ उस टाइम जब हमने इतनी मेहनत की और उसका जब रिजल्ट मिलता है तो काफ़ी अच्छा फील होता है और अच्छा अपने आप में ये लगता है कि चलो इंडिया के लिए कुछ तो किया हमने। कुछ नहीं किया आपने, बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए। और कुलदीप भारतीय टीम के कोच हैं, मध्य प्रदेश टीम के कोच हैं और युवा खिलाड़ियों को तराशने का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में आपके माध्यम से चल रहा है। रीना का एक जो करियर है वो बहुत छोटा है। 2019 से उन्होंने कैनो सलालम की तरफ अपना रुख किया था और आप देख लें कि यदि कोविड के 2 साल छोड़ दिए जाएं तो लगभग 1-1.5 साल का समय मिला, उसमें उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। तो वहीं चलते हैं रीना, 2019 कैसे शुरुआत हुई और वो 2 साल कैसे आपने गुजारे, क्योंकि आप इस खेल की तरफ आई और वहाँ से केवल यदि देखें तो प्रॉपर टाइमिंग जो रही आपकी, 1 या 1.5 साल का समय रहा आपके पास खेल को आगे बढ़ाने के लिए। जी, पहले तो मैंने आपको बताया, जैसे मैं पहले रेसलिंग करती थी जी, और हमारे महेश्वर में रेसलिंग के लिए मैं अखाड़ा जाती थी जी। तो अखाड़ा नर्मदा जी के किनारे ही है जी। तो उस अखाड़े में प्रैक्टिस जाती थी शाम को, वहीं पर बच्चे बोटिंग करते थे। तो उस टाइम मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी जी। तो फिर मैंने पूछा बच्चों से कि ये आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया मैंने ज्वाइन किया था 24 दिसंबर को और 5 से 6 जनवरी नेशनल होने वाला था कैनो सलालम का, वहीं महेश्वर में ही। तब फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो फिर उन्होंने बताया कि हम ये गेम करते हैं, इसका नेशनल होने वाला है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि मुझे भी करना है। फिर मैंने जब घर जाके बोला तो पापा ने मना कर दिया कि वो पानी का गेम है और हमारे घर में कोई किसी को स्विमिंग नहीं आती, पानी से डर होता है सभी को ऐसा। फिर पापा ने बोला कि नहीं। फिर मैंने रो के एक रात में पूरी रोई कि नहीं मुझे वो गेम करना है। फिर नेक्स्ट डे से मैंने वापस स्टार्ट किया। मैं रेसलिंग का जैसे कंपटीशन खेल के आई, फिर मैंने इधर स्विमिंग स्टार्ट करी और फिर स्विमिंग सीखते सीखते बोट में भी बैठी। उस टाइम पे भी प्रॉपर स्विमिंग नहीं आती थी मुझे। जी, फिर मैंने बोट में बैठी, फिर 1-2-3 दिन किया, फिर सर आए, फिर सर से बात की, फिर सर ने वहीं पे कोर्स पे उतारा वाइट वाटर में। फिर कंपटीशन था 2-3 दिन बाद। फिर सर ने बोला, मैं तो कयाक करती थी उस टाइम, हमारी इसमें 2 इवेंट कैटेगरी होती है, कैनो कयाक। तो जब मैंने प्रैक्टिस करी 3-4 दिन तो मैंने कयाक की करी थी। फिर सर आए, सर ने मुझे बोला कि तुम्हें कैनो करना है। फिर मैंने बोला कि ठीक है सर। फिर उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं कि कर लूँगी मैं। फिर 6-7 दिन मिले प्रैक्टिस को और सर ने ही कराई 6-7 दिन प्रैक्टिस कैनो में हुई। फिर जैसे ही कंपटीशन हुआ तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था मेरे लिए कि उस कंपटीशन में भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया था जी 2020 में। जी जी। तो ये रीना की कहानी कि कैसे वे कैनो सलालम की तरफ आई, इस खेल की तरफ आई। पहले रेसलिंग किया करती थी लेकिन उसके बाद एक उत्सुकता रहती है हर व्यक्ति के मन में कि उसे कुछ ना कुछ करना रहता है। तो ये उन्होंने काम किया कि उन्होंने अपने गेम को स्विच किया। और उसके पहले जब हम उनसे बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कि पहले आरपीएफ का एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया, लेकिन रिटन एग्ज़ाम के बाद वे फिज़िकल जो एग्ज़ाम रहता है उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाई। तो इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुख किया, रेसलिंग की, कि यहाँ से अपने आप को स्पोर्ट्स में और अच्छा करके और फिज़िकल क्लियर करेंगी। उसके बाद एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया उन्होंने। एसएससी के एग्ज़ाम तक रीना फिज़िकल रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी और इस एक्टिविटी के माध्यम से उन्होंने एसएससी में रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन जॉब नहीं की क्योंकि वो चाहती थी कि अब इस खेल में जो उन्हें एक धुन सवार हो गई थी कि इस खेल में और आगे जाना है। तो वो उन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जॉब नहीं की और अब खेल की तरफ आ गई, कैनो सलालम की ओर। तो ये एक चेंजेस भी रहता है। कुलदीप ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कुलदीप कैसे उस बात को आपने भी, उनके पेरेंट्स ने भी बोला होगा कि भाई बच्ची ने एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसे जॉब की तरफ जाने थे। तो कैसे मोटिवेट किया आपने रीना को भी और उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी? एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब ये टूर्नामेंट चल रहा था, क्या होता है, वैसे ही तो खेल में लड़कियां कम है और फिर बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी मायने रखाता है कि क्या होता है, खिलाड़ी के अंदर एक बॉडी के अंदर उसकी खुद काबिलियत होती है कि वो कहाँ अपने स्किल्स को यूज़ करके कहाँ जा सकता है। तो जब मैंने देखा कि मिला, मैं जब पहली बार तो मैंने देखा ये लाइनअप में खड़े हुए थे
और मैंने बोला स्विमिंग आती है, नाम क्या है, ये सब जो डिस्कशन किया जनरल जो होता है। और फिर उसके बाद मैंने इनको स्विच कराया कयाक से केनो में। और जो एसएससी की बात थी तब मुझे ही नहीं पता था कि एसएससी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं। कि बाद में मुझे हालांकि पता चला था, तो मैंने भी यही सजेस्ट किया था अगर जॉब मिल रही है तो कर लो। तो पर इनका कहना ये था कि नहीं सर, मुझे अब ये मेडल लग गया था इनका, ब्राउन्स मेडल। तो मैंने बोला था कि अब आप आगे करेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि एज हो चुकी थी, जॉब हो चुकी थी, पढ़ाई चली रही थी। तो इन्होंने बोला नहीं सर, आगे खेलना है और आगे खेल के इंडिया के लिए और भी मेडल लाने, और हो सकता है कि ये एसएससी से अच्छी जॉब कुछ मुझे आगे मिल जाए। तो मैंने बोला ठीक है, आप तैयारी कीजिए, हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और फिर जब हमने देखा बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हमने कयाक छोड़वा कर केनो कराई। और उसका यही, अगर कयाक करते तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे मेडल आता, या हमारे पास ये 2 मेडल होते, क्योंकि कयाक के लिए बॉडी स्ट्रक्चर नहीं था इनका तो स्ट्रक्चर था केनो के लिए, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल बॉडी है इनकी और काफ़ी हाइटेड है। तो उस वजह से जो ओवर ग्रिप या जो भी स्किल्स होते हैं सलालाम में पानी के अंदर लगाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर था, इसलिए हमने केनो कराई। और घर वालों को भी कन्विंस किया कि अब आप खेलने दें, अगर जब बच्ची खेलना चाहती है, जहाँ 3 इडियट वाला एक डायलॉग दिया है कि जहाँ मन लगता है वो किया जाए, और नहीं तो किसी को आप जिम्मेदारी थोप नहीं सकते पढ़ाई की या किसी भी चीज़ की। तो उन्होंने एग्री किया। तो दर्शकों, जैसा कोच बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस बात को उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर और जो प्लेयर है उसके परफॉर्मेंस को देखकर आगे बढ़ाया, और आज हमारे पास हमारे प्रदेश में एक ऐसी खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आई हैं। ये साल बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, एशियन गेम्स हैं इस साल में, और ऐसे में जो खिलाड़ी है उसका पूरा जो फोकस है पूरा घर की तरफ हो जाता है कि कुछ समय पहले घर पे बिताएं, उसके बाद एक लंबा पीरियड उसके पास रहता है कि जब वो घर से दूर रहेगा। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब जैसा आपने पहले बताया था कि जब एशियन चैंपियनशिप में मेडल आया, उसके बाद घर जाने वाली बात जो आपने की थी, मैं उस समय देख रहा था आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, तो वो समय को बताएं जब मेडल लेकर पहली बार इंटरनेशनल मेडल लेकर घर पहुंचे, वहाँ का क्या माहौल था और वो कितना ज़्यादा आपको प्रोत्साहित करने में सफल रहा है वो समय? सर पहले तो जब मैंने मेडल लिया ना, तब तो ऑब्वियसली खुशी हुई थी, बिल्कुल। और फिर जो घर जाने का एक्साइटमेंट था, तो मुझे नहीं पता था कि घर जाने के बाद इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मैं पहले तो भोपाल आए हम लोग, फिर भोपाल से इंदौर गए, इंदौर से मैं अपने भैया के साथ गई थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज था घर पे। जी पूरी फैमिली जो कभी अगेंस्ट भी हुआ करते थे, वो सारे लोग भी थे वहाँ पर। फिर पूरा जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरी बारात निकल रही हो सर। पूरा बहुत अच्छे से डीजे वगैरह, ढोल, सारी पूरा गांव, पूरा जो भी जितने भी परिचित लोग थे पापा दादाजी के, सारे लोग आए स्वागत के लिए। और फिर मुझे मंडलेश्वर से 15 किलोमीटर दूर है गांव मोगावा, वहाँ तक लेकर गए। मंडलेश्वर से जैसे मैं बस से उतरी, सारे लोग खड़े थे हार फूल माला लेकर। फिर मेरा स्वागत किया उन्होंने। फिर वहाँ से 15 किलोमीटर तक वो जीप में बिठा कर लेकर गए थे मुझे। जी, तो वो फैमिली को देखकर उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ तो करा है, बहुत अच्छा करा है जो भी करा है। तो जैसा बता रही हैं रीना की कैसे उस 15 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय किया, ये जीवन में इनके ऐसे ही आता रहे, यही हमारी शुभकामना है। कुलदीप, जो प्रदेश में केनो सलालम की यदि बात की जाए तो अलग अलग कोर्सेज मध्य प्रदेश शासन ने भी तैयार किए हैं और एसोसिएशन का भी उसमें बहुत अच्छा रोल है। तो ये कोर्सेज में और जो जगह हैं जहाँ पर ये ट्रेनिंग चलती, वहाँ पर बच्चे कैसे आएँ, ट्रायल्स पर कैसे आएँ और कैसे इसमें इन खेलों में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये जो खेल है इसमें तैरना आना बहुत ज़रूरी है जी। और जो ये नदी किनारे या तालाब किनारे ही खेला जा सकता है, ग्राउंड या कहीं तो हो नहीं सकता। तो जब भी ट्रायल्स होते हैं या जब भी टैलेंट सर्च के तौर पर, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारी खेल विभाग से टैलेंट सर्च होता है, हर मध्य प्रदेश के हर जिले में जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर टैलेंट सर्च होता है और बच्चे वहाँ से निकल कर भी आते हैं। करीबन ट्रायल्स होती है और पहले ही सूचना कर दी जाती है एक पेपर में, और साथ में हर जिले जो डीएसओ होते हैं, स्पोर्ट ऑफिसर जो होते हैं हर जिले की, उनके द्वारा हर जगह ये मैसेज कर दिया जाता है कि वो ये टैलेंट सर्च हो रहा है, बच्चे आएँ, सीखें और अपना आगे स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाएं। तो टैलेंट सर्च का जो समय रहता है वो किस समय रहता है? क्या कोई स्पेसिफिक टाइम रहता है? जी, कैसे? वो टाइम जो मई और जून का जो टाइम रहता है, क्योंकि
मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद गर्मियाँ जो सेशन चालू होता है, समर कैंप मेन जो होता है, समर कैंप से भी हम लोग टैलेंट सर्च करते हैं कि समर कैंप लगते हैं, जो बच्चे बॉडी स्ट्रक्चर और जिस बच्चे को स्विमिंग आती है, तो क्लब में जहाँ जहाँ क्लब है मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स की, वहाँ से बच्चे लेकर आते हैं या समर कैंप के बैनर लगते हैं। और जो नर्मदा जी स्पेशल सलालाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम वहाँ जाकर जैसे जबलपुर, होशंगाबाद और नेहलई घाट, महेश्वर, ओमकारेश्वर, मेन बच्चे भी पूरी जो टीम है मेन आपकी इंडिया की यहीं से बनी हुई है। और यहीं के बच्चे जो लोकल होते हैं नदी किनारे के, वही बच्चे सारे इस गेम में जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात कुलदीप जी ने कही है। एक छोटा सा समय बचा है आपके पास, यदि आप अपने बच्चों को या कोई भी आपके परिवार के साथ जो लोग हैं उनके बच्चों को इस खेल में भेजना चाहते हैं, तो जैसा उन्होंने बताया मई जून का समय रहता है कि उस समय पर आप उन्हें वहाँ भेजें। यदि उनमें टैलेंट है, ऐसे कोचेज़ हैं और बहुत से सीनियर प्लेयर्स हैं जो इन प्लेयर्स को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें तराशते हैं, उनके अंदर देखते हैं कि उनमें क्या टैलेंट है। और सुविधाएं तो मध्य प्रदेश में अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है, केवल इसी खेल में नहीं बल्कि बहुत से खेल हैं, सब खेलों में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। तो रीना के बारे में और मैं बता दूं कि पिछली 3 नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो उनका दूसरा इंटरनेशनल इवेंट था। हालांकि वे 42वें नंबर पर रहीं जर्मनी में, लेकिन ये भी उपलब्धि है कि एक छोटे से करियर में, केवल 3 साल के करियर में आप एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल चुकी। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो एक्सपीरियंस है, जर्मनी जैसा देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेलों को अच्छी तरह से प्रमोट किया जाता है, बड़े बड़े नाम हैं जिस देश के, वहाँ पर जाकर और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेकर क्या अनुभव आपने वहाँ से सीखा? सर पहले तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब जैसे हम लोग गए वहाँ पे सलालम का जो क्रेज था ना जी, कि सलालम कितना डेवलप है वहाँ पर, उसको ही देख के खुशी हुई कि मतलब सलालम को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं ये लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा इवेंट था और हम लोग पहुँचे ही अगले दिन रात को थे। हम लोग को प्रैक्टिस का एक भी सेशन नहीं मिला था। जी जी। हम लोग डायरेक्ट उतरे हैं पानी में, फिर भी इंडिया टीम ने वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। चलिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल ली, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में मेडल ले लिया। अब आगे क्या इस साल का आपका प्लान है, क्या तैयारियां हैं और कौन से इवेंट पर फोकस है अभी? सर अभी पूरा फोकस तो मेरा एशियन गेम्स पे है और उससे पहले है मेरी एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो वो 2 तो खेलना ही है, पर पूरा फोकस है एशियन गेम्स पर। जी सर। तो कुलदीप, किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है? मैंने सुना है कि रेहटी में भी सैटरडे संडे को आप लोग कैनो सलालम की जो प्रैक्टिस है, जो आपके प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सेशन कैसा रहता है? हम लोग देखिए ऐसा होता है कि सैटरडे संडे बच्चों का ऑफ रहता है, ऑफिस भी ऑफ रहता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्लैट वाटर ट्रेनिंग कराते हैं। पूरा वीक फ्लैट वाटर ट्रेनिंग चलती है। देन सैटरडे हम लोग मॉर्निंग निकलते हैं अपना पर्सनली गाड़ी कर ऊपर बोर्ड बांध कर, 2 गाड़ियाँ हो जाती है, एक हम लोग रेंट पर ले लेते हैं, एक मेरी खुद की है जिसके ऊपर हम बोर्ड बांध कर लेकर रेहटी तक जाते हैं और वहाँ पर जो रैपिड्स है और थोड़ा गेट लगाकर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर फ्लैट वाटर, क्योंकि वाइट वाटर गेम है, फ्लैट वाटर में वो आ नहीं पाएगा, उस तरीके से स्किल्स हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो उसमें वाइट वाटर में उतरना बहुत ज़रूरी है। तो हर सैटरडे संडे हम लोग सैटरडे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सैटरडे इवनिंग नाइट वहीं रुकते हैं हम लोग और मॉर्निंग फिर संडे प्रैक्टिस कर हम वापस आते हैं। और अभी यही है कि अभी तक हमारे जो नेशनल गेम्स हुआ है अभी जो गुजरात में, कैनो सलालाम में 4 गोल्ड मेडल हैं, खेलो इंडिया हुआ है अभी जस्ट अभी, तो उसमें भी 4 गोल्ड मेडल है और चारों गोल्ड मेडल कैनो सलालाम में। और जो लोकल बच्चे, जैसे आपको बताया मैंने, टैलेंट सर्च करते हैं हम, जैसे होशंगाबाद से विश्वजीत सिंह कुशवाहा है, वो गोल्ड मेडल है गुजरात नेशनल गेम्स का, जिसने मतलब वो ऐसे ही आया था, सिर्फ समर कैंप लगा हुआ था, टैलेंट सर्च के लिए गए हुए थे और वो मिल गया। और उसकी हाइट अच्छी है, 6 फीट से ज़्यादा हाइट है और ये नतीजा है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसके बाद हितेश केवट है जो लोकल वहीं का है, महेश्वर,
वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। एक बच्ची है मानसी बाथम, वो छोटे तालाब के किनारे पर भोईपुरा एक छोटी सी जगह है जहाँ क्लब चलता है हमारा, वहीं से वो बच्ची कश्ती चलाती थी। बस उसको वो उसका मन हुआ, आई वो स्विमिंग जानती थी, उसके अंदर अभी 14 साल की है सिर्फ वो, लेकिन वाइट वाटर में इतने अच्छे स्किल्स करती है वो, क्योंकि वो पानी से जुड़े हुए हैं, किनारे के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं पानी को। तो जितना हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं एशियन गेम्स के लिए, क्योंकि इस बार ओलंपिक भी क्वालिफिकेशन है, थाईलैंड में ही होना है, और जापान में होना है, सॉरी जापान में ही होना है ओलंपिक क्वालिफिकेशन एशियन गेम्स के बाद। तो उसकी तैयारियां भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और बस हमारे जो कैंप हैं कंटिन्यू अभी कैंप में ही लगे रहना है सभी को, और उस लेवल की जो इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ चाहिए वो गवर्नमेंट और एसोसिएशन सारी प्रोवाइड करा रही है, सारी अच्छी चीज़ों से, मतलब अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट हमारे पास हैं आज, और हम तैयारी कर रहे हैं। तो कुलदीप जी ने जिस तरह से पूरी बात को बहुत विस्तार के साथ बताया कि ये साल कैसा है, किस तरह से ट्रेनिंग चल रही है, किस तरह से आगे और कंपटीशन आने हैं, और ओलंपिक क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा मंच भी है इन खिलाड़ियों के लिए जो ओलंपिक में खेलने का सपना देखते हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना रहता है यदि वो ओलंपिक स्पोर्ट से जुड़ा है तो ओलंपिक के मंच पर पहुँचे, अपने देश का गौरव बढ़ाए। और हमारी शुभकामनाएं भी हैं सभी खिलाड़ियों को, कैनो सलालम के कि वे इस इवेंट में पहुंचे और क्वालिफाई करें ओलंपिक के लिए। और चलते चलते रीना, आपसे अंतिम सवाल इस कार्यक्रम का कि लड़कियों के लिए आप विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगी जो खेलों में आ रही हैं, और कितना आत्मविश्वास मिलता है खेलों में आकर, और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता भी मिलता है? सर, लड़कियों को के लिए स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे जहाँ अब तक आपने देखा होगा कि अगर एक लड़की है एक लड़का है जो दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, तो आप फ़र्क देखेंगे कि लड़की बहुत अच्छा ही करती है कम समय में। जी। बस थोड़ा सा एफर्ट उसकी फैमिली को भी लगाने पड़ते हैं, और फैमिली का पूरा एफर्ट रहता है तो फिर पूरा एफर्ट खुद का रहता है, और थोड़ी सी दिक्कतें आती है, और कॉमन सेंस से सारे स्पोर्ट्स में आती है एज अ फीमेल, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो है, अब वो तो उसको तो हटा नहीं सकते, तो उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो उसके साथ चलना ही सीखना पड़ता है कि प्रॉब्लम तो है ही, उसके साथ चलो। तो सभी को आना तो चाहिए, गर्ल्स को। जी। तो जैसा रीना कह रही हैं कि गर्ल्स को आना चाहिए, स्पोर्ट्स में चुनौतियां हर जगह हैं, परेशानियां हर जगह हैं, लेकिन उन चुनौतियों से और उन परेशानियों से डरने के बजाय आप उनका बेहतर तरीके से सामना करें तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार पुनः मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो कुलदीप जी ने कहा कि जो ट्रायल्स हैं इस वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए, यदि आप उसमें आना चाहते हैं तो मई जून का समय है आपके पास। आपको तैराकी नहीं भी आए तो भी आप वहाँ ट्रायल्स में पहुँचें, और जो भी टैलेंट सर्च के जो विशेषज्ञ आते हैं वो आपको देखेंगे, आपके बच्चों को देखेंगे उसमें क्या टैलेंट है, और वो बता सकते हैं कि आप इस खेल में आ सकते हैं। और यदि नहीं आप वहाँ नहीं पहुँच पाते तो वो आपके लिए बताएंगे कि दूसरे रास्ते भी हैं और भी खेल हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, और रीना जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आने वाले समय में जो भी लक्ष्य हैं आपके वो सब लक्ष्य आप हासिल करें, और इसी तरह से अपने प्रदेश और अपने देश का गौरव बढ़ाते रहें। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।